हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आपका चैप्टर चल रहा है जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स ये जो चैप्टर है, इसमें मैं आपको श्वसन के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत से ही मनुष्यों में हो रही श्वसन संबंधी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आपने मनुष्यों का जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन में, उसके बारे में हम बात करें तो पीछे आप स्क्रीन पे अपने जो देख पा रहे हैं वो आपका एक श्वसन तंत्र का पार्ट है। श्वसन तंत्र में आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से हमारी सांस जब अंदर आती है तब और जब बाहर जाती है तब क्या डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे अगर ये आपको क्या, ये आपका पूरा शरीर का ही वो पार्ट दिखाया गया है, ये आपके हाथ हैं, ये आपका चेस्ट दिखाया जा रहा है और ये इंटरनल पार्ट है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर दें ऐसे करके, अगर ड्रॉ कर दें तो ये इस तरीके से ऐसे आता है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे अंदर वाला पार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिया होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी हम ऐसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये ट्रैकिया वाला पार्ट है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये हमारे गले का ट्रैकिया वाला पार्ट है। इधर की तरफ देख रहे हैं, ये जो ट्रैकिया होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे सी शेप के। ये क्या है, ये है ट्रैकिया। ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो आपका ये नली है, नली आपस में चिपक न जाए इसलिए ये ट्रैकिया जो है लगे हुए होते हैं, छल्लों के जैसे आप समझ सकते हैं। जैसे जैसे आधा छल्ले का शेप होता है तो ऐसे छल्ले की जैसी संरचना में होते हैं, ताकि क्या हो जाए, सांस अंदर बाहर आती जाती रहे और वो आपस में चिपके नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्वसन के समय पे किस तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। श्वसन के समय पे बच्चों डायाफ्राम जो है वो नीचे को मूव करता है, और जब हम श्वसन बाहर को कर रहे होते हैं, यानी कि हम सांस जब बाहर छोड़ रहे होते हैं, तब डायाफ्राम आपका वापस मूव बैक हो जाता है, अपनी जगह पे पहुंच जाता है। क्या है, हमने सांस अंदर को खींची, यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर घुसी, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ अंदर जाके लंग्स में भर जाती है। जब कोई भी हम गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो वो नीचे की तरफ बड़ा होता है। तो जब वो नीचे की तरफ बड़ा होता है यहाँ पे, तो मूव्स डाउन, यानी कि यहाँ पे ये एक झिल्ली है, ये एक मांसपेशियों की बनी हुई परत है जो नीचे की तरफ मूव कर जाती है। डायाफ्राम जिसे हम कहते हैं, डायाफ्राम की गति नीचे की तरफ होती है। डायाफ्राम जो है गति करता है कहाँ, नीचे की ओर, नीचे की ओर। और जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तब क्या होता है, डायाफ्राम वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है। मतलब ये पहले यहाँ पे आता है जब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता है ना। यानी कि डायाफ्राम मूव्स बैक, डायाफ्राम अपने स्थान पे वापस चला जाता है। क्या होता है, डायाफ्राम अपने स्थान पर वापस चला जाता है ना। उस समय पे जो ये पसलियां होती हैं, पसलियां क्या करती हैं, पसलियां पीछे की तरफ मूव करती हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो पसलियां बाहर की तरफ मूव करती हैं। इसको आप इजीली, है ना, पसलियों के मूवमेंट को तो हम ऐसे हाथ रख के सकते हैं। जब आप सांस लेंगे तो पसलियां बाहर की तरफ गति करेंगी, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो पसलियां क्या करेंगी, अंदर की तरफ गति करेंगी।
डायाफ्राम जो हमारा आंतरिक अंग है, मांसपेशियों से बनी हुई ये झिल्ली, जब हम सांस अंदर को लेंगे तो डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव डाउन हो जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायाफ्राम अपनी जगह पे वापस चला जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट, यहाँ पे हम सांस लेते समय ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यहाँ सांस छोड़ते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तो अभी इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन पे बच्चे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी सेशन की शुरुआत है, तो आप प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो श्वसन से संबंधित, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको मैंने चेस्ट कैविटी के बारे में बताया था, तो वो सब आपका क्लियर हो गया। इस डायग्राम से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो आपको हड्डियां दिखाई पड़ रही हैं, है ना, ये पूरी हड्डियां मिल करके जो है चेस्ट कैविटी या वक्ष गुहिका का निर्माण करती हैं। और ये हड्डियां जो है ये क्या होती हैं, एक रक्षात्मक आवरण है, रक्षात्मक आवरण है। किसके लिए? रिब्स के लिए। रिब्स को मेंटेन करने के लिए, रिब्स के लिए ये रिब्स, ये रिब्स ही हैं, मतलब इनको हम पसलियां कहते हैं। तो ये फेफड़े का रक्षात्मक आवरण है। ये जो रिब्स हैं, यानी कि जो पसलियां हैं, हड्डियों का बना हुआ जो ढांचा है, ये फेफड़े के लिए रक्षात्मक आवरण है, यानी आपकी लंग्स जो बहुत नाजुक अंग होता है उसकी सुरक्षा के लिए ये होते हैं, है ना। हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा के लिए ये जो है हड्डियां होती हैं, है ना। तो ये पसलियों के अंदर की तरफ क्या है, आपका फेफड़ा होता है। बाईं तरफ लेफ्ट लंग होता है, दाईं तरफ आपका दायां फेफड़ा होता है। और क्योंकि वो एक मस्कुलर पार्ट है, तो उसकी सुरक्षा के लिए बाहर की तरफ पसलियां होती हैं। ये पसलियां ही मूव करती हैं। रिब्स जो है, जब हम सांस अंदर को खींचते हैं तो रिब्स मूव्स आउट, यानी कि तब पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। जब हम सांस बाहर को छोड़ते हैं तब पसलियां क्या करती हैं, अंदर की तरफ गति करती हैं या अपने स्थान पे वापस चली जाती हैं, है ना। जब हम सांस अंदर को लेते हैं तब पसलियां बाहर की तरफ गति करती हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तब पसलियां अपने स्थान पर वापस से चली जाती है। सभी बच्चों का क्लियर है ये? यहाँ तक सभी बच्चों का अगर क्लियर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल अब श्वसन की प्रक्रिया किस तरह से थी एक बार उसको हम रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका चार्ट जो था जिसमें आप अंदर ले रही सांस और बाहर छोड़ रही सांस में अलग अलग गैसों का क्या प्रतिशत होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन जब हम अंदर को ले रहे होते हैं तो ऑक्सीजन कंटेंट हमारे उसमें सांस में बहुत ज्यादा होता है, मतलब कंपोजिशन आपका 20% तक जो है वो ऑक्सीजन का होता है, केवल 16% उसमें आपका ऑक्सीजन जब हम छोड़ रहे होते हैं तब भी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड तब बहुत कम होता है, लेकिन जब हम बाहर सांस छोड़ रहे हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वाटर वेपर्स जब हम अंदर ले रहे होते हैं तब लो होता है, लेकिन जब हम सांस छोड़ रहे होते हैं तो वाष्प की, जल वाष्प की मात्रा हमारी सांस में तब बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अब आपको क्या करना है, केवल ध्यान से सुनना है। अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझा दिया पूरी प्रोसेस कि किस तरह से आपकी श्वसन की प्रक्रिया हम मनुष्यों में होती है। अब आपको ध्यान से हर बात को सुनना है। When we breathe in, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर थ्रू आवर नोज इट पासेस टू फेरिंग्स। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन समृद्ध वायु, ऑक्सीजन रिच एयर यानी ऑक्सीजन से समृद्ध गैस जो है वो हमारी नाक के रास्ते से फेरिंग्स को पास करती है। फेरिंग्स क्या है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है जिससे हम सांस भी लेते हैं, जिससे हम भोजन भी ग्रहण करते हैं। एक कॉमन पैसेज है जिससे आपका सांस का भी काम होता है और उससे हमारा भोजन भी अंदर की तरफ जाता है। तो फेरिंग्स होता है एंड देन ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में चली जाती। तो अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, यानी कि श्वास नली कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सामने की तरफ जो ये नली है मौजूद, इसी को हम ट्रैकिया कहते हैं, या हम इसी को श्वास नली कहते हैं। आपने केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगी, क्लास 7th में सभी बच्चे हैं तो आप सभी ने सुना होगा जब भी कोई बीमार होता है, जब भी
कोई बीमार होता है बच्चों, है ना, ये आपके सामान्य जानकारी के लिए है, दैनिक जीवन में उपयोगी क्या चीज आप समझ नहीं पाते हैं। जब भी कोई बीमार होता है तो बहुत बार आपने सुना होगा कि अमुक बीमार व्यक्ति वेंटिलेटर पे डाला गया है। तो जो वेंटिलेटर पे किसी को डाला जाता है तो वो प्रोसेस क्या होती है ना, केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है ये आपको, ये आपके कोर्स में नहीं है, ना आपको याद करना है, ना उससे कोई मतलब है, केवल सामान्य जानकारी है ये। वेंटिलेटर पे जब डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये ट्रैकिया होता है ना, ये जो श्वास की नली होती है, मान लीजिए नाक में कोई खराबी हो या सांस ना ले पा रहा हो आदमी, है ना, अगर हमारे पास सांस लेने की ताकत नहीं बची तो हम कृत्रिम सांसें देते हैं किसी भी बीमार व्यक्ति को, डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है कृत्रिम सांसें। क्या करते हैं, मुंह पे ऐसे मास्क लगा दिया जाता है ना, आप सभी को पता है मुंह पे मास्क लगा दिया जाता है। तो मुंह पे मास्क लगाने से तो हम कृत्रिम सांसें पहुंचाते हैं, तो नेचुरल रास्ते से ही आपकी वो सांस जो है वो पेट में पहुंच जाती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर पे डाला जाता है तब क्या होता है, जब उसकी सांस लेने की क्षमता ही प्रभावित हो जाए। हम जब मुंह पे मास्क लगा के सांस देते हैं तब हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं केवल, है ना, आदमी अपने आप सांस अंदर चली जाती है। लेकिन जब उस व्यक्ति के अंदर इतनी भी ताकत ना बची हो या वो क्षमता ही ना बची हो कि वो सांस ले सके, सांस लेने लायक ही नहीं है या बेहोशी की कैटेगरी में अगर है, बेहोशी की स्थिति में, तब किसी बीमार रोगी को सांस कैसे देते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको वही बताने की कोशिश करी कि वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। तो वेंटिलेटर पे जो डालने की प्रक्रिया होती है उसमें ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया जो आपका ऐसा वाला पार्ट होता है, ये श्वास नली जो है ट्रैकिया, ऐसे आपका 2 भागों में बटा हुआ है, तो ये जो ट्रैकिया है ना, इसी ट्रैकिया में ही यहीं पे ऐसे कट लगा के और यहीं पे डायरेक्ट नली डाल दी जाती है, जिससे सांस जो है मतलब ऑक्सीजन जो है अंदर को आपके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। तो वो ट्रैकिया के बारे में मैं आपको बताई थी कि ट्रैकिया जो है वो क्या है, उसको हम श्वास नली, विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप में कट लगाया जाता है तब व्यक्ति वेंटिलेटर पे डाला जाता है। वेंटिलेटर का मतलब ऐसा है कि वो कृत्रिम सांसें नहीं है। वेंटिलेटर का मतलब ये है कि जिसमें जो रोगी को कोई भी एफर्ट नहीं है, रोगी के अंदर ऑक्सीजन ऑटोमेटिक उसी मशीन के थ्रू पहुंचाई जा रही है ना, कोई एफर्ट नहीं करना है उसको। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है बिल्कुल ही, तब ये वेंटिलेटर पे डाला जाता है ताकि व्यक्ति को इलाज के सहायता से बचाया जा सके, है ना। तो ये एक आपका कॉमन जानकारी हो गई। हम आगे बढ़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है हमारे नोज के थ्रू फेरिंग्स में पहुंचती है और फेरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में जाती है। ये वही ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप कह रहे हैं, जिसे हम श्वास नली कह रहे हैं, which contains cartilaginous rings in shape of C। ये है वो cartilaginous rings, है ना, ये जो आपकी इस आकार की होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप की आपकी छल्ले जैसी आकृति होती है, जो क्या करती है, ट्रैकिया आपस में चिपक न जाए। जैसे मान लीजिए ये नली है इस तरीके से, तो ऐसे सी शेप का छल्ला लगा रहता है और यहाँ पे मस्कुलर ऑर्गन है, ये आपस में चिपक न जाए, ये छल्ला, तो छल्ला ऐसे इसको टाइट करके रखता है जिससे मसल्स आपस में चिपकती नहीं है और नली जो है खुली रहती है, जिससे हम सांस लगातार लेते रहते हैं। तो ट्रैकिया क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स उस पे लगी हुई होती हैं सी शेप की, जिससे वो आपस में चिपकने नहीं पाती है, मतलब श्वास नली खुली रहती है। There are 2 divisions of trachea known as bronchi, one entering in left lung and the other enters in the right lung। अब यहाँ पे 2 ऐसे करके क्या होता है, डिविजन्स हो जाते हैं। तो एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि एक लेफ्ट लंग में प्रवेश करेगा और एक राइट लंग में प्रवेश करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अब जो ब्रोंकाई है ये फिर बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अब इसको हम देखेंगे, अगर मान लो ये ऐसे ब्रोंकाई आ रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे ये बहुत सारी ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड हो जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, और उसके अंदर एयर सैक्स यानी कि वायु कोश होते हैं, और इन एयर सैक्स को हम अल्वियोलाई कहते हैं।
एयर सैक्स क्या है? वायु कोश, जहां पे हम जो सांस लेते हैं तब हवा भरती है, वो आपका वायु कोश कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डन थ्रू द ब्लड सराउंडिंग द अल्वियोलाई। आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसों का आदान प्रदान है वो अल्वियोलाई के सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं उसमें मौजूद ब्लड के द्वारा होता है, ठीक है। Blood rich with oxygen reaches the various cells of our body and releases oxygen in the cells where it used for oxidation of glucose to provide energy। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो आपका ब्लड रिच ऑक्सीजन वाला ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिस पर ऑक्सीजन मौजूद है जो हम सांस ले रहे हैं, है ना, जो हम सांस ले रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे आप सभी। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमने ऑक्सीजन अंदर इनहेल करी, अब वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में पहुंच गई। अब वो ब्लड आपके ऑक्सीजन को लेकर के क्या करेगा, हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक वो ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन हर एक कोशिका तक पहुंच गई तब कोशिका क्या करेगी, उस ऑक्सीजन को यूज करेगी किस काम के लिए? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, है ना। और उससे हमें क्या मिलेगी? बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी कहाँ काम आती है? कोशिकाओं की फंक्शनिंग में काम आती है, कोशिकाओं की प्रक्रिया में, कोशिकाओं के काम में सहयोग करती है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। इस श्वसन की प्रक्रिया में जो उत्पाद निकलता है जिसका यूज नहीं करता हमारा शरीर वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के द्वारा और बाहर फिर अल्वियोलाई के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है, यानी एक्सेल्ड आउट ऑफ द बॉडी, शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। अगला मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से हम उसको एक बार और रिवाइज करेंगे ताकि आप उसको घर पे इजीली कर सकें। बच्चों, मैंने आपको कल बताया था कि आप एक प्लास्टिक का बॉटल लेंगे, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड रिमूव इट्स बॉटल का बैक, यानी कि बॉटल का जो बॉटम होता है, पेंडा जो होता है बॉटल का, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे नीचे से। उसमें हम एक वाई शेप का पाइप लगाएंगे। कैसे? ये वाई शेप का पाइप आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रॉ के मदद से, है ना। स्ट्रॉ जिसे हम नारियल पानी पीने के लिए या स्ट्रॉ जिसे हम जूसेस वगैरह पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो स्ट्रॉ के मदद से एक वाई शेप का पाइप आपको बनाना पड़ेगा और उसके मुंह पे दो छोटे छोटे गुब्बारे बांधने पड़ेंगे। आपका वो चीज तैयार हो गई। आप दो बलून्स जो है वो उस फोर्क शेप में लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके ढक्कन में एक छेद करेंगे और उसको उसके अंदर रख के टेप से चिपका देंगे। नीचे की तरफ एक प्लास्टिक की रबर की शीट लगा देंगे। आप क्या देखेंगे, जब दो डिफ्लेटेड बलून्स यानी सिकुड़े हुए बैलून्स आप फोर्क्ड एंड ऑफ द पाइप में लगा देंगे और उसको बॉटल के अंदर प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, मूव द रबर प्लास्टिक शीट डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड नोट द चेंजेस इन द शेप ऑफ बैलून्स। आप क्या करेंगे, इस जो रबर की शीट है इसको नीचे ऊपर अपने हाथ से खींचेंगे तो क्या देखेंगे कि आपका बैलून जो है वो फूल रहा है और सिकुड़ रहा है, फूल रहा है और सिकुड़ रहा है। यही प्रक्रिया अगर आप इस पाइप से भरें हवा तब भी होगी। अगर आप पाइप से हवा भरेंगे तो बैलून फूलेगा लेकिन ये शीट नीचे चली जाएगी। जब आप सांस छोड़ेंगे तो बैलून सिकुड़ेगा और ये शीट जो है वो ऊपर को उसी जगह पे चली जाएगी। तो ये वाली एक्टिविटी जो है इससे आप श्वसन की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आई थिंक आप सभी बच्चों को इस तरीके का बहुत, इसमें कुछ भी काम की चीजें सारा वेस्ट मटेरियल के माध्यम से ये मॉडल बनाया हुआ है, तो आप इसको अपने घर पे आसानी से बना भी सकते हैं जिससे आप श्वसन प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना तो आप केवल सामान्य तौर पे गुब्बारे को फुला के और पिचका करके भी ये श्वसन वाली प्रोसेस को समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रक्रिया में आपने क्या देखा, इस प्रक्रिया में हमने देखा द बलून्स हियर रिप्रेजेंट द लंग्स। इस प्रक्रिया में हमने देखा कि जो बैलून्स हैं वो हमारे फेफड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो रबर या प्लास्टिक की शीट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब सिमिलर
इसी मॉडल को देखते हैं। व्हेन द डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स, जब डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, एयर रशेस इनसाइड द लंग्स एंड इन्फ्लेट्स देम। तब क्या होता है, तब हवा फेफड़ों में तेजी से अंदर को भर जाती है और बैलून्स को क्या कर देती है, फुला देती है। When the diaphragm moves up, जब डायाफ्राम वापस अपनी जगह पे पहुंचता है, एयर रशेज आउट ऑफ द लंग्स, तो एयर यानी कि हवा जो है वो फेफड़ों से बाहर चली जाती है एंड डिफ्लेट्स देम, और क्या कर देती है, उस बैलून्स को सिकोड़ देती है। दिस लीड्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, और यही प्रक्रिया है जो ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट करती है ना। आई होप सभी बच्चों को ये श्वसन की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग काम करते हैं उसके बारे में बता दिया है। मैंने आपको श्वसन तंत्र में किस तरह से ऑक्सीजन, किस तरह से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसके बीच में हमारे शरीर के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है, श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया में आपके ग्लूकोज का विखंडन होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। उसी प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जो हमारे शरीर के लिए एक उत्सर्जी पदार्थ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और वो हमारे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और क्लास के लास्ट में मैं कोशिश करूंगी कि बच्चों से बात हो सके, है ना, ताकि आपको कितना समझ में आया है ये मैं जान सकूं। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बताएंगे आपको, जैसे आपका सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, हिकअप्स। हिकअप्स क्या होते हैं बच्चों, हिचकियां। हिकअप्स क्या है, हिचकियां। आपने बहुत बार हिचकियों का अनुभव किया होगा, हिचकियां जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हिचकियां आने लग जाएं या हिकअप्स आने लग जाएं तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हिचकियां क्यों आने लगती हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो हिचकियां क्या होती हैं बच्चों, हिकअप्स जिसे कहते हैं, मतलब अगर हिचकी आ रही है तो इस टाइप की आवाज होती है ना, और ये अपने आप होने लगती हैं हिचकियां, है ना। हिचकियां ऐसा कोई कोशिश नहीं करता है कि मतलब मुझे हिचकी आनी है तो अपने आप मैं चाहूं तो हिचकी आने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। पर हिचकियां कभी कभी अपने आप आने लगती हैं, है ना। तो हिचकियां क्यों आती हैं, इसका क्या रीजन है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन का वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेशन के कॉन्सेप्ट में ही आपको मैं हिकअप्स के बारे में भी बताना चाहूंगी कि हिकअप्स जो हैं, हिकअप्स अकर ड्यू टू द सडन मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, है ना। हम जो श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने आपको डायाफ्राम के बारे में बताया। यहाँ पे अगर हम एक श्वसन तंत्र का पूरा डायग्राम मान लीजिए बनाते हैं अगर इस तरीके से, है ना, और पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। मान लीजिए यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके। तो अब ऊपर की तरफ क्या है, आपका विंड पाइप है, ये आपका ट्रैकिया है, ये आपका ब्रोंकाई है ना। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये क्या हैं, ये ब्रोंकाई हैं। यहाँ पे आपका ब्रोंकियोल्स है ना, जहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके बैलून शेप में मौजूद हैं आपके अल्वियोलाई, ठीक है। ये आपका लंग है, ये आपका इधर और इधर दोनों लंग है। अब यहाँ पे जो झिल्ली है ऐसे करके, ये जो झिल्ली मौजूद है, ये झिल्ली क्या है, डायाफ्राम है। ये झिल्ली क्या है बच्चों, ये है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम, और यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, ऐसे से हड्डियां हैं, पसलियां हैं ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में ऐसे क्या है, पसलियों से आपका फेफड़ा जो है वो कवर्ड है ना। तो ये जो डायाफ्राम है उसमें अगर अचानक से कोई मूवमेंट हो, है ना, सांस के दौरान ही अचानक से कोई मूवमेंट यदि हो जाए तो हमें क्या होने लगती है, हिचकियां होने लगती हैं। हाँ, क्या आप सभी जानते हैं वी लूज हाफ अ लीटर ऑफ वाटर इन अ डे थ्रू ब्रीदिंग। एक और नया जानकारी, एक और कॉमन जानकारी कि हम लोग जो भी पानी पीते हैं, हम लोग जो भी पानी पीते हैं पूरे दिन में, उसमें से लगभग आधा लीटर पानी हम लॉस कर देते हैं, है ना। आधा लीटर पानी हमारे शरीर के द्वारा
केवल हमारी सांस से बाहर छोड़ दिया जाता है। We lose half a liter of water in a day through breathing, यानी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ही लगभग आधा लीटर पानी हम अपनी सांसों के द्वारा वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में बाहर छोड़ देते हैं। और ये हम साबित कैसे करेंगे? दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द वाटर वेपर वी सी व्हेन वी ब्रीथ आउट ऑन अ ग्लास और अ मिरर। मतलब आप अगर कैसे माने कि हमारी सांसों में वाटर वेपर मौजूद होता है, कैसे हम इस बात को मानेंगे? आप किसी मिरर के यानी कि किसी दर्पण के सामने, शीशे के सामने या ग्लास पे आप अपने मुंह से अगर सांस छोड़ के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो आपका जो वह शीशा है या वो जो दर्पण है, जैसे अचानक मुझे अभी हिचकी आई, तो ये हिचकी क्यों आई? मैंने चाहा नहीं, पर अपने आप आ गई। कैसे आ गई? डायफ्राम में सडन मूवमेंट हुआ होगा, है ना। तो ये जो मिरर है, मिरर पे क्या करें? मिरर पे सांस छोड़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे वाष्प की बूंदें आपको दिखाई पड़ेंगी। आपको धुंधला हो जाएगा शीशा। वो अगर बूंदें नहीं भी दिखाई पड़ती हैं तो शीशा धुंधला हो जाएगा, मतलब वहां पे वाटर वेपर क्या है? मौजूद है ना। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले कि हिचकियां जो हैं वो अचानक से अगर कोई गति होती है डायफ्राम में तो उसमें हिचकियां आने लगती हैं, और हमें सांस छोड़ने के दौरान लगभग आधा लीटर पानी हमारे शरीर से जो है वो लॉस कर दिया जाता है वाटर वेपर के रूप में, जो आप ग्लास या मिरर पे सांस छोड़ के ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन आपको बची है, अगर बच्चों, मनुष्यों के रेस्पिरेशन में, है ना, अगर मनुष्यों के श्वसन तंत्र में, है ना, तो मनुष्यों का श्वसन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र जो है सबसे टफ पार्ट आपके इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। मनुष्यों का श्वसन तंत्र, है ना, इसमें आपको श्वसन तंत्र में इस यूज होने वाले अंगों के बारे में बताया जा चुका है, आपको उसकी प्रक्रिया के बारे में भी बताया जा चुका है, और इससे आपके क्या उत्पाद निकलते हैं उसके बारे में भी बताया जा चुका है। श्वसन तंत्र का क्या योगदान है हमारे जीवन के चलने में, वो भी आपको बताया जा चुका है। तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका कंप्लीट हो चुका है ना। तो अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो बच्चों से मैं बात करूंगी कि बच्चे बताएंगे कि कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है इस वाले पार्ट में तो हम बात कर लेंगे। हैं तो बच्चों, मनुष्यों का श्वसन तंत्र आपका कंप्लीट हो चुका है ना। अगले सेशन में भी आपको अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, है ना, जिसमें हम मानवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी हम अपने बारे में जान पाए कि हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसी होती है, हम अपनी सांसों के बारे में जान पाए, और सांस जो है वो क्या है? जीवन का आधार है ना। तो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन, तो जीवों में मनुष्यों के अलावा दूसरे जीव भी आते हैं, तो अब हम दूसरे जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। हम बात करेंगे बच्चों आज रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, यानी अन्य जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अन्य जीवों में श्वसन, है ना। हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान होते हैं, ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, है ना। अब आप सबको पता चल गया कि हम जो सांस लेते हैं मनुष्य, तो हम अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन और जमीन पे रहने वाले जो जंतु हैं, या पानी में रहने वाले जो जंतु हैं, या पौधे, ये सभी सांस कैसे लेते हैं? जैसे मनुष्य जो है वो अपने फेफड़ों के द्वारा, अपनी नाक के द्वारा
सांस लेता है, तो दूसरे अन्य जीव सांस कैसे लेते हैं? हमारा ये क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन। क्या रहेगा? वी नो दैट ह्यूमंस ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। हम सभी जान गए अब तक कि मनुष्यों में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसमें फेफड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा लंग जो है वही सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में योगदान करता है। लेकिन बट हाउ डू अदर लैंड एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ? अब ये प्रश्न का उत्तर आपको अगले सेशन में मिलेगा कि किस तरह से लैंड पर रहने वाले दूसरे जानवर, अब उन जानवरों में कोई भी हो सकता है, जलीय जंतु और पौधे, ये सब सांस कैसे लेते हैं? ये अगला प्रश्न है ना। हम श्वसन क्यों करते हैं, ये प्रश्न सबके लिए अप्लाई होता है। वो आपने समझ ही लिया है कि हम श्वसन की प्रक्रिया क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा कैसे मिलती है? जो हम भोजन खाते हैं उसमें मौजूद जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट होता है, ग्लूकोज का विखंडन करती है ऑक्सीजन गैस और हमें ऊर्जा मिल जाती है। यही श्वसन की प्रक्रिया है। मनुष्यों में आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, हम जलीय जंतुओं में और लैंड एनिमल्स में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये हम अगले कुछ सेशंस में समझेंगे। अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा, है ना। अमीबा जो एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जंतु है। एक प्रकार का क्या है, एक कोशिकीय जंतु। अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जंतु है और अमीबा रेस्पायर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू इट्स बॉडी सरफेस। अमीबा जो है एक प्रकार का एक कोशिकीय जंतु है, तो एक ही कोशिका से सारे जीवन के काम करता है ना। तो अमीबा क्या करता होगा, मान लो ये है अमीबा। अमीबा कैसा, अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, तो मान लो ये है अमीबा, है ना। तो वो श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता होगा? उसके पास कुछ और है नहीं, कोई दूसरा पार्ट है नहीं सांस लेने के लिए, तो वो ये है उसकी त्वचा, ये है उसकी बॉडी सरफेस, त्वचा की सतह है ये है बॉडी सरफेस, ये है उसकी बॉडी सरफेस, त्वचा की सतह। हम कह सकते हैं शरीर की सतह, शरीर की सतह। तो अमीबा क्या करता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया, मतलब डिफ्यूजन की प्रोसेस ऐसी है, अगले क्लासेस में डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जैसे हम किशमिश, मान लो किशमिश होती है ना, किशमिश को हम भिगा देते हैं तो रात भर में किशमिश फूल जाती है। पानी क्या होता है, किशमिश के अंदर चला जाता होगा तो किशमिश फूल जाती होगी। तो किशमिश का जो स्किन होता है बाहर का, उसी से पानी अंदर चला जाता है। तो जैसे किशमिश रात भर में पानी भर जाता है, फूल जाती है, ठीक वैसे ही अमीबा जो है वो भी अंदर की तरफ क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज कर लेता है, यानी कि वो सांस लेने के लिए अपने त्वचा की सतह का ही इस्तेमाल करता है। तो अगले सेशन में हम अन्य जीवों में हो रही श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में क्या करेंगे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से समझने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।